जोहार, नमस्कार। धूमकुड़िया के चैनल पर हम लोगों ने विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषाओं, साधारण भाषा एवं लुप्त होती भाषाओं के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं पहले भी। माध्यम चाहे कहानी के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो या फिर सीधे तौर पर हो। इसका एक उद्देश्य भाषा संरक्षण करना भी है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं बिहार की एक लोकप्रिय भाषा मैथिली, बहुत ही मधुर भाषा मानी जाती है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जानते हैं भाषा मैथिली को। मैथिली मिथिला की भाषा है जो प्राचीन काल में वैशाली, विदेह और अंग नामक रियासतों में फैली हुई थी, जिसके बारे में वेदों में भी उल्लेख है। इस भाषा का नाम मैथिली या तिरहुतिया इस नाम के क्षेत्र में इतिहास के विभिन्न अवधियों में उपयोग में होते रहने के कारण पड़ा है। वेदों में मिथिला के बारे में उल्लेख किया गया है तो इस क्षेत्र को उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा से घिरा बताया गया है, जिसके पूर्व और पश्चिम में क्रमशः कोसी और गंडक नदी बहती है। बाद में संस्कृत में मीठा को मिथिला शब्द के मूल रूप में दिखाया गया। इस भाषा का क्षेत्र वैशाली, विदेह और अंग में बोली जाने वाली भाषा के रूप में निर्धारित किया गया है। G.A. गियर्सन ने तिरहुतिया को मुजफ्फरपुर और दरभंगा के ब्रिटिश जिलों या मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और आंशिक रूप से मुंगेर के वर्तमान जिले के क्षेत्र को बताए हैं। स्पष्ट है भाषा के दो नाम हैं, मैथिली और तिरहुतिया। इतिहास के विभिन्न कालों में इस भाषा क्षेत्र की सीमाएं बदलती रही हैं। इसके साथ ही इस भाषा की स्थिति भाषा हो या बोली को लेकर विवाद भी बढ़ता गया है। एक भाषा क्षेत्र जिसे कभी संस्कृति समृद्ध और संपूर्ण पूर्वी भारत के लिए माना जाता था, एक ऐसी भाषा जिसने भारतीय गीत काव्य में सबसे सुंदर फूल पैदा किए हैं। एक भाषा जिसके दो नाम, 3 लिपियां हैं और सामाजिक रूप से 4 बोली हैं, वह है मैथिली। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इसकी चाहे जितनी भी महानता रही हो, यह अपने लिए कोई स्थिर क्षेत्र स्थापित नहीं कर सकी। एक समय मैथिली साहित्य को बांग्ला साहित्य होने का दावा किया गया। अभी भी इतिहास के संदर्भ में इसका उल्लेख केवल पूर्वी हिंदी साहित्य के रूप में किया जाता है। इस प्रकार भाषा शास्त्रियों की पिछली पीढ़ी असमंजस में थी कि मैथिली को पूर्वी गौंडियन या नव इंडो आर्यन या फिर पूर्वी हिंदी या बिहारी की भाषा या बोली कहा जाए। मैथिली हिंदी के अंतर्गत हिंद आर्य भाषा परिवार की मातृभाषा है। 2001 की जनगणना में इसे अनुसूचित भाषाओं में से एक घोषित किया गया है। इस प्रकार भाषा शास्त्रियों की पिछली पीढ़ी असमंजस को क्लियर करती है। भारत की साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली को साहित्यिक भाषा का दर्जा पंडित नेहरू के समय 1965 में हासिल है। 22 दिसंबर 2003 को भारत सरकार द्वारा मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है और नेपाल सरकार द्वारा मैथिली को नेपाल में दूसरे स्थान पर रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैथिली भाषा को बोलने वालों की संख्या 1,30,63,042 लोग हैं। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर,
मधेपुरा में इसको बोलने वालों की संख्या अधिक है। मैथिली के लिए 3 लिपियां हैं, मैथिली या तिरहुता, कैथी और देवनागरी। अधिकांश मैथिली या मैथिला ब्राह्मण दैनिक पत्राचार और धार्मिक पुस्तकों दोनों में विशेष रूप से तिरहुता लिपि का प्रयोग करते हैं। यह उनके एकमात्र अधिकार की लिपि बन गई है, अन्य जातियों की इस तक पहुंच ही नहीं है। वर्तमान में देवनागरी ने मिथिला में कैथी और मैथिली दोनों लिपि का स्थान लगभग पूर्णतया ले लिया है। मैथिली का सबसे पहला उल्लेखित विद्यापति, जिनका कार्यकाल 1350 से 1450 ईस्वी मानी जाती है, की कीर्ति लता में मिलता है। यह मैथिली या प्रोटो मैथिली को अवहट कहा गया है, जो विद्यापति की जन्मभूमि में प्रचलित अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है। अगला संदर्भ लोचन 1625 से 85 की रागी तरगिनी में मिलता है, जो इसे मिथिला अपभ्रंश कहते हैं। जोहान्स क्रिस्टोफोरस अमाडुटियास 1771 ईस्वी में रोम में प्रकाशित कैसियानो बेलीगेटी के अल्फाबेटम ब्राह्मणिकम के अपने परिचय में तिरुतियाना यानी तिरहुतिया या मैथिली को भारत की 8 प्रमुख भाषाओं में गिना है। कोलब्रुक 1801 ने एशियाटिक रिसर्चेज में अपने पेपर संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं पर मैथिली का उल्लेख किया है। कोलब्रुक के कार्यों से 2 बातें प्रकाश में आती हैं। सबसे पहले, हालांकि उन्होंने एक भाषा के रूप में मैथिली की स्वायत्तता को दर्ज किया है, उन्होंने बंगाली के साथ इसके संबंध को दृढ़ता से महसूस किया है। और दूसरा यह कि मैथिली का कोई व्यापक उपयोग नहीं है। ऐसा लगता है कि मैथिली में साहित्यिक कार्यों तक उनकी पहुंच नहीं थी, या उन्हें लगता था कि इस पर आगे ध्यान देना आवश्यक है या अनावश्यक है। 1816 में बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरी ने भारतीय भाषाओं की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसे भारतीय बोलियों से संबंधित एक अग्रणी कार्य माना जाता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लगभग 33 भाषाओं का जिक्र किया था। इनमें से एक मिथाइली भाषा के उल्लेख के अतिरिक्त इस भाषा पर कोई विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। लगभग 37 साल बाद यानी 1853 में मैथिली को भारत की प्रमुख भाषाओं के भौगोलिक वितरण और अंग्रेजी को लिंगुआ फ्रैंका के रूप में पेश करने की व्यवहार्यता पर एशकिर्न पेरी के नोट में मैथिली को जगह मिली। रेवरेंड विलियम कैरी ने अपने भाषाई सर्वेक्षण 1876 में इस भाषा को मैथिल कहा है। इसके बाद थॉमस एशकर्निन पेरी 1856, कैंपबेल 1874, H.W. फॉलन 1879, G.A. गियर्सन और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। लंबे समय तक मैथिली अपने आप विकसित हुई। देश में आधुनिक देशी भाषा की शिक्षा के विकास काल में मैथिली को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में ही कुछ पंडित मैथिली के विकास के लिए आगे आए। नतीजतन कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में मैथिली को साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता देने वाला यह पहला विश्वविद्यालय बना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 1933 में मैथिली को अध्ययन में जगह दिया। 1965 में साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली को साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने तथा साहित्यिक स्तर पर 1975 में बिहार सरकार द्वारा मैथिली अकादमी की स्थापना से इसे विकास को बल मिला। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1971 में अपनी प्रतियोगी परीक्षा में
मैथिली को एक विषय के रूप में अपनाया था। इसीलिए मैथिली की प्रतिष्ठा और संभावना उज्जवल हो गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने यह सुविधा वापस ले ली है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली को शामिल किया जाना इसके विकास की योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान मैथिली भाषी राजनेताओं के एक समूह ने मैथिली भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य के लिए आवाज उठाई, लेकिन सफल नहीं हो सके। तो यह थी सुमधुर भाषा मैथिली। शुक्रिया।